हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जोश के साथ में कर रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप पढ़ोगे तभी कुछ बनोगे। यदि नहीं पढ़ोगे तो आवारा ही घूमते रहोगे। यदि आवारा घूमने से बचना है, बड़ा अधिकारी बनना है, समाज में अपना नाम रोशन करना है, अपने माँ बाप का अपना नाम रोशन करना है, तो फ्रेंड्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और उसी कड़ी में हम आपके सामने एक जबरदस्त भारतीय संविधान की एक वीडियो लेकर आए हैं। पहले भी मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर दी है। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से आपको सारी वीडियोज प्रोवाइड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आप जानते हैं कि धुआं प्रश्नों वाली होती है, इसलिए ये वीडियो भी मात्र 10 प्रश्न है, धुआं करने वाले हैं। बस आप वीडियो को ध्यान से देखना, सारे प्रश्न ब्रह्मास्त्र प्रश्न है, एग्जाम हॉल में आपके बहुत अधिक काम आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को धुआं करने के लिए तैयार हो जाइएगा। आज का पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक निम्न में से कौन होता है। आपसे पूछा गया कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षण निम्न में से कौन सी संस्था करती है। सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। यदि आप इसका आंसर राष्ट्रपति सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। संसद भी गलत है, राष्ट्रपति भी गलत है, प्रधानमंत्री भी गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय ही मौलिक अधिकारों का संरक्षक होता है। आर्टिकल जो 30 है ना, आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 के अनुसार संविधान मूल अधिकारों को कार्यपालिका और जो विधानमंडल है दोनों की कार्रवाई के विरुद्ध, यदि जो सुप्रीम कोर्ट है यदि वह पाता है कि जो कार्यपालिका विधानमंडल यदि उसने कोई ऐसी कार्रवाई की है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो या फिर संविधान के खिलाफ है, तो फ्रेंड्स जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये अधिकार है, उसको ये शक्ति है कि वह उसे शून्य घोषित करे या उसे निरस्त करे या फिर रद्द करे, उसको ऐसी शक्ति है। और जो आर्टिकल 32 और 226 अर्थात आर्टिकल 32 और अनुच्छेद 226 के अनुसार जो उच्चतम और उच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों रिट जारी कर सकते हैं, अर्थात इन्हें रिट निकालने की, रिट जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई है। यह भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिएगा, आपसे कैसे भी करके यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर सुप्रीम कोर्ट ही मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। यदि वह समझता है कि कार्यपालिका या विधानमंडल ने जो मौलिक अधिकार है उनका हनन किया है तो वह जो उसकी जो कार्रवाई है उसको निरस्त कर सकती है या उसका फैसला है उसे रद्द कर सकती है। चलिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। जबरदस्त धुआं प्रश्न। आपके विकल्प हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद का वरिष्ठ सदस्य या फिर प्रधानमंत्री का कैबिनेट। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है उसको ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करेगा। यदि वे दोनों अनुपस्थित हैं, उपस्थित नहीं हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, सुप्रीम जो जज होगा अर्थात CJI, वही जो है इनका कार्यभार ग्रहण करेगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 इस प्रकार है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा या फिर मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। जो राज्यपाल होगा किसी भी राज्य का तो वह राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने 5 वर्ष के लिए की जाती है। याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य है कि आपको एक प्रश्न बताऊं, उसमें से आपको जो भी कनेक्टिंग क्वेश्चंस बनेंगे अर्थात वहां से रिलेट करके जो प्रश्न बनेंगे तो मैं उन सब के बारे में आपको डिटेल से समझाने का पूरा प्रयास करता हूं ताकि आपको सारे क्वेश्चंस उस क्वेश्चन से संबंधित याद हो जाएं। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति कितने 5 वर्ष के लिए करता है। और इसके साथ ही संविधान में यह भी वर्णन किया गया है, यह भी दिया गया है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे हटा सकता है, 5 वर्ष से पहले भी उसे हटा सकता है या फिर उसका तबादला भी कर सकता है या उसे कभी भी दोबारा नियुक्त कर सकता है। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति के प्रति इसलिए कहा गया है कि राज्यपाल जो है उसके उत्तरदायी होता है, किसके, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो या फिर देश का नागरिक हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है, आपसे पूछा गया कि आवश्यक क्या नहीं है।
आपसे क्या नहीं पूछा गया, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है, इसका संविधान में कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। और आप जानते ही हैं कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर अनपढ़ भी बड़े बड़े नेता मंत्री बन सकते हैं। इसके बहुत ही एग्जाम्पल, बहुत से उदाहरण आपके सामने आए दिन आते रहते हैं। या आपने बहुत ऐसा देखा होगा कि जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है और पूरे राज्य को संभाल रहा है, अर्थात बड़ा नेता है, बड़ा मंत्री बन जाता है, वह पढ़ा लिखा होना कोई भी जरूरी इसके लिए नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 6 महीने के लिए या फिर 3 वर्ष के लिए। यह आपका जबरदस्त धुआं करने वाला प्रश्न है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष के लिए। तो देखिए राष्ट्रपति शासन जो होता है वो अधिकतम कितना, 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। जबरदस्त क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि जो 44वां संविधान संशोधन था कब, 1978 का, तो वह उसके द्वारा अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 356 में दिए गए हैं। और आर्टिकल जो 356 है उसके मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि राज्य सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है। और ऐसा जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला ले। यह अनुच्छेद एक साधन है ऐसा जो केंद्र सरकार को किसी नागरिक या अशांति जैसे कि अर्थात किसी राज्य में कोई दंगा हो जाए और उनसे निपटने में राज्य सरकार विफल हो जाए तो उस दशा में किसी राज्य सरकार पर अपना अधिकार स्थापित करने में सक्षम बनाता है आर्टिकल। और संविधान में इस बात का भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के 2 महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है। याद रखेगा यह वाक्य कि इस बात का भी उल्लेख है कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के 2 महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों में, एक में नहीं दोनों सदनों में, दोनों सदनों के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना जरूरी है। यदि याद रखिएगा, यदि इस बीच लोकसभा भंग हो जाती है तो इसका राज्यसभा द्वारा अनुमोदन किए जाने के बाद नई लोकसभा द्वारा अपने गठन के 1 महीने के भीतर अनुमोदन किया जाना निहायत ही जरूरी है। याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि बहुमत के अभाव में राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब होता है, तो याद रखिएगा, जब किसी सदन में किसी पार्टी या गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता तो राज्यपाल सदन को, बात कर रहा हूं राज्य की, तो राज्यपाल सदन को 6 महीने की अवधि के लिए निलंबित अवस्था में उसे रख सकता है। और 6 महीने के बाद यदि फिर कोई स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो उस दशा में वह चुनाव आयोजित करवा सकता है। और राष्ट्रपति शासन की जो अवधि होती है, याद रखिएगा, यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति शासन फ्रेंड्स 6 महीने तक चलता रहेगा। और इसी प्रकार से यह है 6 महीने तक इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कब तक? 3 वर्ष तक। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे फैक्ट मैंने इससे संबंधित बता दिए। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 356 में। और अब आप बताइएगा कि जो आर्टिकल 352 है, 352, ये बताइएगा इसमें क्या उल्लेख किया गया है। आप फटाफट से वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर दमदार तरीके से कमेंट करिएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं, आपसे पूछा है कि जो कैबिनेट होती है उसमें कौन कौन सम्मिलित होता है? मंत्री स्तर के सभी मंत्री, केवल कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, या फिर विकल्प डी है आपका कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है, सीधा सा जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं कैबिनेट में। तो याद रखिएगा, जो संविधान में देखे 3 स्तर के मंत्री होते हैं। संविधान में 3 लेवल के जो मंत्रियों का उल्लेख किया गया है। पहला है कि मंत्रिमंडलीय स्तर, जिसे हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं, और दूसरा है राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। तो कैबिनेट में फ्रेंड्स केवल कैबिनेट मंत्री ही आते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री इसमें नहीं आते हैं। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल कैबिनेट मंत्री कैबिनेट में शामिल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? जबरदस्त धुआं प्रश्न, 5 स्टार लगा लीजिएगा आप। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा। राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। और आर्टिकल जो 64 है, आर्टिकल 64 के अनुसार भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और अन्य किसी भी लाभ के पद पर वह नहीं होगा, अर्थात कोई भी लाभ का पद नहीं धारण करेगा इस दौरान। यद्यपि
आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, याद रखिएगा। और राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता, जबकि जो लोकसभा होती है वह आपकी भंग हो जाती है। और कब भंग होती है वो आपको सबको मालूम है। तो याद रखिएगा, जो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अस्थायी नहीं है, स्थायी है। जबकि अस्थायी सदन कौन सा है? आपका लोकसभा है। इसी प्रकार से राज्यों में देखा जाए तो जो विधानसभा होती है वह भंग हो जाती है, लेकिन अर्थात अस्थायी है। और जो स्थायी सदन होता है तो वह विधान परिषद होती है, वह कभी भी भंग नहीं होती है। जिन राज्यों में विधान परिषद का जो व्यवस्था है वहां पर विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 2 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। जो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वह 6 वर्ष का होता है। और जो राज्यसभा क्या है, मैंने आपको बता दिया, स्थायी निकाय है, अर्थात कभी भी भंग नहीं होती। और इसके जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और इसके 1/3 अर्थात जिसके 1/3 सदस्य है उनका वे प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते रहते हैं। याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में रिटायर होते रहते हैं, याद रखिएगा। और उसी अनुसार चुनाव होते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मंत्री परिषद? तो इसका निर्णय करता है भाई साहब ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जो अध्यक्ष होता है, वही निर्णय करता है कि कोई जो विधेयक है वो धन विधेयक है कि नहीं है। और इसका उल्लेख किसमें है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 1110 का क्लोज 3, इसमें इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 111 में। यदि यह प्रश्न उठता है कि यदि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है तो उस पर भाई साहब लोकसभा के जो स्पीकर जो अध्यक्ष होता है उन्हीं का निर्णय अंतिम होता है, वही सर्वमान्य निर्णय होता है। और जो धन विधेयक होता है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है तथा लोकसभा में पास होने के बाद, देखिए याद रखिएगा, जो पेश किया जाएगा वह जो विधेयक है वो लोकसभा में किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। तो लोकसभा में वह पास होने के बाद इसे राज्यसभा के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। यदि राज्यसभा इसमें संशोधन कर देती है तो इसे मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर होता है। देखिए इस एक प्रश्न में आपके कम से कम 6-7 प्रश्न छुपे हुए हैं। यदि राज्यसभा इसमें संशोधन करती है तो इसे माने या ना मानना वो लोकसभा पर निर्भर करता है। यदि बिना किसी संशोधन के राज्यसभा इसे 14 दिन तक अपने पास रखे रखती है, अर्थात रोके रखती है, तो भाई साहब इसे पारित मान लिया जाएगा। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है लोकसभा का जो स्पीकर है, अध्यक्ष है, वही निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अंतिम प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना या फिर चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। जबरदस्त क्वेश्चन है, धुआं धुआं करने वाला, आग लगा देगा प्रश्न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। इसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो चुनाव की अधिसूचना है, जिसकी घोषणा है चुनाव की, तो वह राष्ट्रपति लोकसभा के लिए और राज्यपाल राज्य विधानसभा के लिए जारी करता है। याद रखिएगा, चुनाव की जो अधिसूचना होती है वह राष्ट्रपति लोकसभा के लिए और राज्यपाल विधानसभा के लिए जारी करता है। और जो चुनाव चिन्ह का बंटवारा है, चुनाव संबंधी समस्याएं हैं तथा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है, तो ये सभी बातें जो है आपकी संबंधित है आपकी किससे? चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन का संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया, फटाफट से कमेंट में छापिएगा। चलिए तो फ्रेंड्स, आज का प्रश्न आपके लिए है, बड़ा ही साधारण सा प्रश्न है। आपको बताना है कि जो मेयर होता है तो मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो आपको चैलेंज है, आप फटाफट से इसका बिल्कुल कमेंट में इसका जवाब लिखिएगा डिटेल के साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसे लगी तो आप एक लाइक करके आप धुआं कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यदि इतनी मेहनत करता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता। आप एक लाइक कर सकते हैं, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी दमदार धमाकेदार वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है आपके लिए। क्योंकि फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पढ़ें या ना पढ़े, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मुझे ऑलरेडी पैसा मिल रहा है। मैं सिर्फ, मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको सफल बनाना। यदि मेरे द्वारा की गई मेहनत से यदि कुछ बच्चे भी सफल होते हैं, यदि किसी की सफलता किसी को प्राप्त हो जाती है, तो फ्रेंड्स उससे ज़्यादा खुशी मेरे लिए नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पैसे की नहीं, पैसा मेरे पास बहुत है। मैं ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में सर्वेंट हूँ,
तो फ्रेंड्स इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है, निवेदन है कि आप मेहनत से पढ़िएगा और जल्द से जल्द अपनी सफलता को तय करिएगा और ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करिएगा और फटाफट से आप अपना सिलेक्शन पाइएगा, अपनी सीट को पक्का करिएगा और बड़े से बड़ा अधिकारी बनने की कोशिश करिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो इसलिए फ्रेंड्स यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी दमदार धमाकेदार वीडियो में धुआं करने के लिए। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।